जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी द डार्क रियलिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आज ये प्राइवेट स्कूल्स इतना ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। आखिर क्यों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़वाना चाह रहे हैं। आज के समय में हालात ये है कि लोग एक रोटी कम खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को अपने औकात से ऊपर, जो कि उनकी रियल जहाँ पर वो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, उससे एक दर्जा वो ऊपर ही अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने इतने स्कीम्स लॉन्च किए कि किसी प्रकार से पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स अपनी महंगी फीस, महंगे चार्जेस के कारण आज लोग खुद ही पॉपुलेशन जो है कंट्रोल कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर हम एक या दो से ज़्यादा जो है हमारे पास अगर बच्चे होंगे तो हम उनको किस प्रकार से एजुकेशन दे पाएंगे। ये थिंकिंग आज लोगों के अंदर बन रही है। कैसे ये प्राइवेट स्कूल्स एक टीचर्स के साथ भी ठगी करते हैं। आखिर गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है, और एक स्कूल चलाने के लिए हमारे देश में किन किन चीज़ों को पार करना पड़ता है और कहाँ कहाँ से परमिशंस लेनी होती है, और उन परमिशंस की जो क्राइटेरिया होती है वो क्या क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम ये पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ये प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। मतलब प्राइवेट स्कूल्स जो ओपन किए जाते हैं ये सिंपली किसी प्रॉफिट को गेन करने के लिए नहीं किए जाते हैं। मतलब इससे आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। ये RTE एक्ट 2009 में क्लियरली मेंशन है कि प्राइवेट स्कूल्स एक समाज सेवा है। इसे आप सिर्फ समाज की सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। इससे आप किसी भी प्रकार की कोई प्रॉफिट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में क्लियरली मेंशन है कि आप जो है इससे कोई प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते हैं, तो फिर ये प्राइवेट स्कूल्स फीस क्यों लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर फीस ली जाती है इसका इस्तेमाल इन प्राइवेट स्कूल्स को सिर्फ स्कूलों में ही करना होता है। इसे ये अपने खाते में, अपने बैंक अकाउंट में, अपने किसी घर के पर्सनल काम के लिए एजुकेशन द्वारा कमाया गया किसी भी पैसे को यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी आज के समय में क्या है ये आप सभी देख पा रहे होंगे कि आखिर रियलिटी क्या है इस समय। एक्चुअल में क्या है कि स्कूल एक समाज सेवा है जिसके लिए इन लोगों को भारी टैक्स में छूट मिल जाती है। आज स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। लोग स्कूल ओपन करते हैं ताकि उससे प्रॉफिट गेन कर सकें। चलिए मान लेते हैं आपको एक स्कूल ओपन करना है। आप CBSE बोर्ड से परमिशन लेने के लिए गए कि सर मुझे एक स्कूल ओपन करना है, आप मुझे परमिशन दे दीजिए। CBSE बोर्ड आपसे एक NOC मांगेगा। NOC जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी भी स्कूल ओपन करने के लिए जो व्यक्ति जो है स्कूल ओपन करना चाहता है उसको दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट की इस NOC में यह क्लियरली मेंशन होता है कि आप अपने टीचर्स को एक भी पैसा कम नहीं देंगे, सैलरी के रूप में एक भी पैसा कम नहीं देंगे जितना कि एक स्टेट गवर्नमेंट अपने टीचर्स को देती है। सिंपल बात अगर आप लोग ये समझें कि उस NOC में ये क्लियरली मेंशन किया जाता है कि जितना एक स्टेट गवर्नमेंट टीचर की सैलरी होती है आपको भी उतनी ही सैलरी आपको अपने टीचर्स को देनी होगी। ये क्लियरली मेंशन होता है उस NOC में। लेकिन एक्चुअल क्या है? एक्चुअल आप सभी देखेंगे कि कोई भी प्राइवेट टीचर का नाम सुनते ही लोग कह देते हैं अरे 5-6 हज़ार रुपये पाते होंगे। मैं कोचिंग सेंटर्स की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं उनकी सैलरी वाकई में अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी ऐसे होते हैं जिनके यहाँ के टीचर्स की सैलरी भी अच्छी होती है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन 90% इसमें एक्सेप्शंस आते ही आते हैं। उनकी एक्चुअल सैलरी जो चार्जशीट पर दिखाई जाएगी वो कुछ और होगी, लेकिन टीचर्स को मिल कुछ और रही होगी। इसके लिए करते क्या हैं कि ये लोग टीचर्स से पहले ही कुछ चेक्स पर साइन करवा लेंगे, या टीचर्स के मतलब कुछ ना कुछ करके कि हाँ आपका ATM रख लेंगे, कुछ ना कुछ करके आपको जो है एक्चुअल सैलरी जिस पर आप लोग जो पर तय हैं उतनी ही सैलरी एक टीचर्स को दी जाएगी। बाकी की सैलरी स्कूल जो है वापस ले लेगा। वो एक्चुअल में स्कूल की 2 नंबर की यानी कि काला धन हो जाता है एक प्रकार से, समझिए। उसका स्कूल जो है किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकता है।
अच्छा, उसी एनओसी में एक बात और क्लियरली मेंशन होती है कि आप अगर स्कूल खोल रहे हैं तो आप अपने स्कूल में अपने फैमिली के किसी भी मेंबर्स को नहीं रख सकते हैं एज अ टीचर। बहुत अच्छी बात, सिंपल बात समझिएगा। आप अगर एक प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं तो उसी एनओसी में जो आपने स्टेट गवर्नमेंट से ली है, एक बात और क्लियरली मेंशन होती है कि आप अपने घर के किसी भी सदस्य को अपने स्कूल में नहीं रख सकते हैं एज अ टीचर, या एज ए किसी भी स्टाफ आप नहीं रख सकते हैं। आपको जो भी स्टाफ हायर करना है वो आप बाहर से ही करिएगा, दूसरे लोगों को ही करिएगा। लेकिन होता क्या है कि आज एक स्कूल खोल लेने का मतलब यही हो गया कि आपका पूरा परिवार उस स्कूल में एडजस्ट है, पूरा परिवार आपका उस स्कूल में पैसे कमा रहा है। ये बात आप सिंपल समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये स्कूल जो है इस चीज़ में भी धोखाधड़ी लोगों से कर रहे हैं। अच्छा, आपका एक सवाल और आएगा यहाँ पे कि आखिर सर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर एक्शंस क्यों नहीं ले पा रही है, क्यों इस पर जो है इसका ऑडिट नहीं करवा पा रही है स्कूल्स की। एक बार हुई थी सर, एक बार ऐसा हुआ कि ऑडिट हुई तो पूरे देश के स्कूल्स की ऑडिट करने में, पूरे प्रदेश इस देश के स्कूल्स की ऑडिट करने में 9 साल लग गए थे सर। 9 साल मतलब एक स्कूल में अगर ऑडिट हुई तो उसके अगले साल, उसके 9 साल बाद दोबारा उस स्कूल का नंबर आएगा ऑडिट होने में, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ कम है, स्कूल्स में स्टाफ कम है जो स्कूल्स की ऑडिट करें। अच्छा, तो स्टाफ क्यों नहीं इंक्रीज किए जा रहे हैं? आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी सारी चीज़ें प्राइवेट की ओर शिफ्ट कर दे रही है। जो भी चीज़ें हैं प्राइवेट की ओर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। हाल ही में टीचर्स को भी प्रोफेसर वीर का नाम दिया जा रहा है। टीचर्स की भर्ती भी प्रोफेसर वीर की, वीर जैसे होगी, जैसे अग्निवीर। इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, वो अलग की बात है। फिलहाल के लिए जब गवर्नमेंट ही सारी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है तो इस पर अब ऑडिट किस बेसिक पर बनता है? हाँ, रेगुलेशंस हैं स्कूल्स को चलाने के लिए और भी बहुत सारे, जिनका ये स्कूल किसी भी प्रकार से कोई पालन नहीं कर पा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कोई भी प्राइवेट स्कूल्स है उसको अपने एरिया के 25% सीटें रिजर्व करनी होंगी, जिसमें सिर्फ उनके एरिया के बच्चे, ऐसे बच्चे एडमिशन ले सकें जिनके फादर्स की सैलरी पर ईयर 1 लाख रुपए से कम बनती हो। मतलब बात समझ पाए? हर प्राइवेट स्कूल्स को 25% ऐसी सीटें रिजर्व करनी होगी जिनके फादर्स 1 लाख रुपए पर ईयर से कम के जो है आय पर अपना गुजारा कर पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, प्राइवेट स्कूल्स पूरा स्टेटस का मामला हो जाता है। यहाँ पर लोग इस बात के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है। हाँ, इस बात के लिए यहाँ पर बच्चे अच्छे भेजे जाते हैं कि यहाँ का माहौल अच्छा है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेगा, अच्छे अच्छे लोगों से बात करेगा, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे भेजे जा रहे हैं। तो उन बच्चों को, उन गरीब बच्चों को ये प्राइवेट स्कूल्स कैसे एडमिशन दे देते कि जिनके वजह से इनका स्टेटस डाउन हो जाए, स्टेटस डाउन हो जाए। अच्छा, मान लीजिए मजबूरी बस किसी स्कूल में देना ही पड़ा इन लोगों को उन 25% एडमिशन, तो भी कक्षा 8 तक सिर्फ ये लोग उन्हें सर्वाइव करते हैं। उसके बाद क्लियरली नोटिस भेज देते हैं कि आप अब जो है अपना नाम यहाँ से कटवा लीजिए, आपका एजुकेशन कक्षा 8 तक पूरा हो गया है। और ऐसा नहीं है कि इन प्राइवेट स्कूल्स को, जो इन बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं ये, मतलब कक्षा 8 तक इनको फ्री में पढ़ाना होता है, नहीं, इसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट खुद के जेब से उठाती है। मतलब गवर्नमेंट इनकी पूरी भरपाई खुद के जेब से प्राइवेट स्कूल्स को करती है। लेकिन फिर भी आज के समय में आप हालात देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करवाना है तो वहाँ पर उनको बड़ी रकम देनी पड़ती है, बड़ी महंगी फीस देनी पड़ती है। वहाँ पर लाइब्रेरी चार्ज एक्स्ट्रा, वीकेंड चार्ज एक्स्ट्रा, ट्रिप चार्ज एक्स्ट्रा, एनुअल फीस, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का चार्ज जो है वहाँ पर लिए होते हैं। और तो और जिस प्रकार से टीचर्स को कम सैलरी पर प्राइवेट स्कूल्स में रखा जाता है तो वो भी अपनी जीविका चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वो ट्यूशन्स पढ़ाएं, प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाएं। ट्यूशन्स के लिए भी रेगुलेशन है हमारी सरकार में। ट्यूशन्स अगर आपको पढ़ाना है, कोचिंग सेंटर स्थापित करना है, तो उसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि हम एक कोचिंग सेंटर चलाएंगे। अन्यथा के तौर पर आपका ट्यूशन्स जो है, आपका कोचिंग सेंटर जो है इलीगल माना जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर एक्चुअल में नहीं होता। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं इनमें टीचर्स स्कूल लगने के 2 घंटे पहले, स्कूल लगने के 2 घंटे बाद कोचिंग पढ़ाते हैं। कोचिंग में आखिर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वही सेम टीचर 8 घंटे या 6 घंटे के स्कूल्स में वो चीज़ें नहीं पढ़ा पाया जो 1 घंटे के कोचिंग में पढ़ा पा रहा है। सिर्फ इतनी बात यहाँ पर ये फंसती है
कि वो टीचर हाईएस्ट सैलरी नहीं पाता है जो कि उसको एक्चुअल में मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो प्राइवेट ट्यूशन्स का सहारा लेता है और उस 1 घंटे में वो और वहाँ स्कूल्स में बच्चों को मजबूर करता है कि वो उनके कोचिंग में आएँ। इस प्रकार से जो तेज बच्चे होते हैं वो भी कोचिंग में उनको पढ़ना पड़ता है, ताकि उनका सिलेबस जो है वो स्कूल्स में नहीं कंप्लीट किया जा रहा है, स्कूल्स में नहीं कंप्लीट किया जा रहा, जिससे उनको भी ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है। एक्चुअल में ट्यूशन का मतलब क्या है कि जो बच्चे स्कूल में कोई टॉपिक अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, जो वीक हैं पढ़ाई में, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर उनको थोड़ा ऊपर लाया जाए, ये एक्चुअल में ट्यूशन होता है। लेकिन ना, आज के समय में जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं वही तेज बच्चे ही ट्यूशन पढ़ रहे हैं। वो जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनके पढ़ाई जो है देर से समझ में आती है, वो ट्यूशन्स भी नहीं लगा पा रहे हैं। ट्यूशन्स का आज एक प्रकार से ट्रेंड बन गया है। प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ इन्हीं बच्चों का नंबर 1 पर रिजल्ट आएगा, बाकी बच्चों का कुछ नहीं। रिजल्ट अच्छा आ गया, फिर पोस्टर बनेगा, पोस्टर छपेगा, पोस्टर में इन्हीं बच्चों को आगे लगाकर अपने स्कूल्स का प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट की जब बारी आती है तो नवोदय और कीवेज से तुलना क्यों नहीं की जाती है, जिनका जो रिजल्ट है 98%, 99% हाईएस्ट रिजल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर तो नवोदय आगे रहेगा, वहाँ पर तो केवीज आगे रहेगा। फिर उनके रिजल्ट से इनकी तुलना क्यों नहीं की जाती है? इनमें सिर्फ उन्हीं बच्चों को कंपेयर किया जाता है जो एक्चुअल में टैलेंटेड थे, जिनके मार्क्स अच्छे आए, उन्हीं की जो फोटो है लगाकर दिखाया जाता है कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये तो हुआ 10th के ऊपर की बात, मतलब 10th का जो रिजल्ट आता है इस प्रकार से चलता है। अच्छा, 10th के अंदर का रिजल्ट कैसा है ये आप लोग समझ लीजिएगा। 10th के अंदर जो रिजल्ट है, सबसे पहले टीचर्स जो है, स्टाफ जो है पढ़ाते हैं अच्छे से। पढ़ाने के बाद जो गर्मी की छुट्टी होती है उसमें ये लोग रिजल्ट बना लेते हैं पहले बैठ के। कापियाँ, आज के समय में प्राइवेट स्कूल्स की ये हालत है कि एक भी कॉपी, जो एनुअल एग्जाम होता है इनका, एक भी कॉपी चेक नहीं की जाती है, और अगर चेक की जाती है तो बच्चे ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या नहीं है, सिर्फ ऐसे टिक 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 करते, और लास्ट में जो नंबर वाली सीट बनती है वो अपने मन से चढ़ाया जाता है। इनकी मार्कशीट पहले से ही तैयार होती है एग्जाम्स में। इनके लिए स्पेशल 2 टीचर्स हायर किए जाते हैं, जिनका सिर्फ काम यही होता है कि वो मार्कशीट जो बनाएं, वो मार्कशीट्स को बनाएं और बना के कंप्लीट रखें। एग्जाम होने के बाद बच्चों को मार्कशीट बांट दी जाती है, ये लिया जी आपका मार्कशीट। इसमें बेसिकली अगर कोई स्कूल का प्रशासन जो है, प्रशासनिक अधिकारी वो टाइट है, मतलब प्रिंसिपल अगर अच्छे से अपने स्कूल को चलाना चाहता है तो टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वो क्लास में अच्छे बच्चों को पढ़ाता नहीं है, सिर्फ कुछ बच्चों को जो कोचिंग पढ़ाता है उन्हीं को अच्छे से पढ़ाता है। तब यहाँ पर टीचर्स पर प्रेशर आ जाता है कि वो रिजल्ट दिखाए, अपने बच्चों का रिजल्ट दिखाए। इस बेसिक पर ये लोग क्या करते हैं कि पहले एग्जाम, जैसे एग्जाम है कुछ दिन पहले, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ दिन पहले आपको स्पेशल लेसन्स बता देंगे कि आप इन पार्ट को याद कर लीजिएगा, यहीं से आपको पेपर आएगा। और जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो उसके कुछ दिन पहले आपको एग्जैक्टली पूरा का पूरा पेपर दे दिया जाता है, ताकि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि इन टीचर्स की प्रिंसिपल के सामने या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सामने किसी भी प्रकार की कोई बदनामी ना हो, ताकि आपके गार्जियन आपका नंबर, आपके मार्कशीट देखकर खुश हो सकें कि मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है। अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसके लिए स्कूल खुद बन जाता है कि हाँ, मैं ही इसका पूरा रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन अगर आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये लोग सिर्फ एक ही एक्सक्यूज़ देते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग तो तेज है, लेकिन बस ये पढ़ना नहीं चाह रहा है। सिंपल सी बात है कि स्कूल आज एक बिजनेस बनता चला जा रहा है। कैसे, आइए अब समझते हैं। आपने स्कूल्स में देखा होगा कि स्कूल्स जो है लगभग हर साल अपनी यूनिफॉर्म में छोटा मोटा चेंज कर देते हैं कि अब आपको शर्ट जो है लाइनिंग वाली पहन के आनी है, या फिर कह देंगे कि अब आपको जो है स्पोर्ट्स डे या फला फला डे को आपको ये ड्रेस, फला फला डे को आपको ये ड्रेस पहन के आना है। जिससे क्या होता है कि हर साल नए ड्रेस लोगों को अपडेट करवाने पड़ते हैं, और वो ड्रेस आपको एक स्पेशल शॉप से ही खरीदनी होती है, जो कि स्कूल द्वारा आपको बताई जाती है। 6 महीने के लिए जो समर वाला जो ड्रेस होगा उसके लिए आपका अलग ड्रेस कोड होगा। जैसे ही विंटर लगता है उसके लिए आपको स्वेटर्स, ब्लेजर्स वगैरह वगैरह, अलग जूते, सॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि इस प्रकार से आपको ये पहन के आना है। वहाँ पर भी आपको हर 6 महीने पर आपको ड्रेस जो है इस प्रकार से बदलवाना पड़ता है। इस बात को देखते हुए
हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 3 साल से पहले अपनी किसी भी यूनिफॉर्म में चेंज नहीं कर सकता है। आज की हालात क्या है कि हर 3 साल में यूनिफॉर्म चेंज होता चला जा रहा है। गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए बैन किया, इन लोगों ने फिर 3 साल के बाद अपना यूनिफॉर्म चेंज करना शुरू कर दिया। कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, जो स्कूल्स इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई का जो है किसी भी प्रकार से कोई फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। होता क्या है कि अगर जांच आती है तो उसको बैकडोर से लोग सेटलमेंट कर देते हैं। चूंकि 9-10 साल में जांच आएगी, अगर आई भी तो कुछ बैकडोर से इनको ले दे के जो है उसका मामला पूरा रफा दफा, सगा भाई हसमत दसराक कौन कर दिया जाता है। वहां पर चेंज यूनिफॉर्म में चेंज किया जाएगा और आपको स्कूल से ही यूनिफॉर्म लेनी होगी। 400 के जूते आपको 1500 में दिए जाएंगे, 200 की शर्ट आपको 1000 रुपये में दी जाएगी। इस प्रकार से ये लोग भी बैकडोर से पैसा कमाते हैं। बुक्स बड़े बड़े रिसर्चर्स ने मिलकर, बड़े बड़े रिसर्चर्स जो वाकई में ज्ञानवान थे, उन्होंने मिलकर एनसीईआरटी को कहा कि हाँ ये कंबाइंड बुक है, उसको एनसीईआरटी को बनाया कि सभी स्कूल जो है एनसीईआरटी को पढ़ाएं। फिर भी पता नहीं कौन से नए नए रिसर्चर्स आ जाते हैं जो हर साल नई बुक्स जो है इन स्कूल्स में लगवा देते हैं। किसी भी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, किसी भी स्कूल्स में आप देखेंगे कक्षा 9 के नीचे, मतलब क्लास 9th के नीचे हर साल बुक चेंज होती हैं और ज़्यादा चेंज नहीं होगा, पर माइनर सा चेंज कर दिया जाएगा और उन बुक्स की कीमत 500, 700, 450 इस प्रकार से होगी। इतनी पतली की बुक की कीमत भी 450 रुपये होती है। वहाँ से भी लोग, और हाँ सबसे स्पेशल बात कि पर्टिकुलर दुकान भी डिसाइड कर दी जाती है कि आपको इसी दुकान से बुक्स लेनी होगी। इसका जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या इलाज निकाला कि हर प्राइवेट स्कूल्स को अपनी साइट पर कम से कम 5 शॉप की दुकान का एड्रेस देना होगा जहां पर उनकी बुक इजीली अवेलेबल हो जाए। हर स्कूल को 5 दुकानों को देना होगा कि हाँ यहाँ हमारी बुक मिल जाती है, ताकि जो ग्राहक हो, जो पेरेंट्स हों, वो मोल भाव करके बुक्स वगैरह को खरीद सकें। मोनोपाली नहीं होनी चाहिए मार्केट में। इसी प्रकार से ड्रेस के लिए नियम बनाए गए। लेकिन आज कौन सा स्कूल ये रूल फॉलो कर पा रहा है? कौन सा स्कूल ये रूल फॉलो कर रहा है? अमेरिका में जहां एक ही किताब से कई साल बच्चे पढ़ते रहते हैं, जब तक कि वो किताब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो जाए तब तक उस बुक से बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर साल एक नई बुक लग जाती है, ताकि हर साल लोगों को नया किताब खरीदना पड़े और ये स्कूल्स जो है उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। ये स्कूल्स आज ये बुक के मामले में, पहले मैं क्या सोचता था इस वीडियो को रिसर्च करने से पहले कि हमारी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नहीं कर रखा है कि आप जो है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएं या कोई स्पेशल बुक। लेकिन जब मैंने इस वीडियो के लिए रिसर्च स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ ऐसा कर रखा है, लेकिन उसके पीछे लोग लूप होल, हर रूल के पीछे लूप होल तो निकल ही आता है। लूप होल ढूंढ के ये लोग किस प्रकार से अपना बिजनेस चला रहे हैं ये आप सभी समझ सकते हैं कि 5 दुकान। आप यही नहीं सर, आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई ना, आप आरटीआई के तहत, आरटीआई की सिंपल वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ आरटीआई में जाइए। आरटीआई के तहत आप किसी भी स्कूल के बारे में इस सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं 10 रुपये के चार्ज पर। 10 रुपये का आपको चार्ज देना होगा, उसके बदले में आप ये सारी जानकारी किसी भी स्कूल के बारे में हासिल कर सकते हैं कि हाँ कौन सा स्कूल, कौन सी बुक कहाँ मिलती है, इनका ड्रेस कोड क्या है, इनके यहाँ कौन कौन स्टाफ है, कौन कौन कितने सैलरी दे रहे हैं। ये सारी डिटेल्स आप आरटीआई के तहत मंगा सकते हैं। हर स्कूल को चलाने के लिए एनओसी में क्लियरली, जो एनओसी गवर्नमेंट सरकार से लेनी होती है, उसमें क्लियरली एक बात और मेंशन होती है कि स्कूल से रिलेटेड जितने भी फैसले होंगे वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी लेगी। कौन? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इस कमेटी के जो सदस्य होते हैं ये 75% पेरेंट्स होते हैं। जो बच्चे उस स्कूल में पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं उनके 75% पेरेंट्स होते हैं इसमें कमेटी के। 2 टीचर उस पर्टिकुलर स्कूल्स के होते हैं, 2 टीचर किसी अन्य स्कूल के रखे जाते हैं, ताकि जो है एक दूसरे का कम्बिनेशन बने, कैसे वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कैसे यहाँ पर, ये सब चीज़ें 2 स्कूल वहाँ के टीचर्स होते हैं। 2 स्कूल सीबीएसई बोर्ड, 2 जो है व्यक्ति सीबीएसई बोर्ड की नज़र से डायरेक्ट रखे जाते हैं। ये पूरी बनती है कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। सारे जो अधिकार हैं इसी कमेटी के पास होते हैं, जैसे फीस बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है, कौन सा ड्रेस कोड लगाना है, कौन से टीचर्स को हायर करना है, कौन से टीचर्स को फायर करना है। यही नहीं, स्कूल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं, जितने भी वहाँ पर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, मतलब आप समझिए, वो सब यही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करती है। आप सभी सोचिएगा कि आपके एरिया में कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, और अगर बनी हुई है सर
तो उसमें कितने % वहाँ के पेरेंट्स इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में हैं। प्राइवेट स्कूल्स आज इस बेस पर भी चल रहे हैं कि वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं, बच्चों को स्कूल में कम पढ़ाया जाता है, जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनका एक्स्ट्रा ट्यूशन लगवा देते हैं, जो कि आज एक समय में ट्रेंड बन चुका है कि अगर आप अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं तो ये पूरा स्टेटस का मामला हो जाता है कि अरे वो तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे, हम प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। उसके बाद आप खुद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जिसका रिजल्ट स्कूल्स को मिलता है। इस बेसिक पर ये स्कूल सब अच्छे से जान गए हैं कि अगर हमें इस बात पर ज़्यादा फायदा मिलेगा, अगर हमें पढ़े लिखे पेरेंट्स मिल जाएं तो बच्चों को पढ़ाने में हमें ज़्यादा सुलभता होती है। कम पैसे में हम अच्छे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपना रिजल्ट भी दिखा सकते हैं। इस बेसिक पर आज बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो बच्चों का नहीं बल्कि पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तब उस बच्चे को अपने स्कूल्स में एडमिशन देते हैं। आज पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, इस बात पर ऐसा नहीं है, इस बात पर लोग खुश होते हैं कि अरे बहुत अच्छा स्कूल है, हम लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो हमारे बच्चों का एडमिशन वहाँ पर नहीं हो पाता, जबकि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा बच्चों का अधिकार है, शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। हमारे खान सर हैं आदरणीय, कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा कि किस प्रकार से आज शिक्षा को प्राइवेट स्कूल्स ने व्यवसाय बना डाला है। शिक्षा आप प्राइवेट स्कूल से सब कुछ आपको मैंडेटरी है कि प्राइवेट स्कूल से ही खरीदना होगा, सिवाय एक चीज़ आप बाहर से लग सकते हैं, वो है एजुकेशन। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग अपने बच्चों को अगर ट्यूशन पढ़वाना है तो प्राइवेट सरकारी स्कूल में भी भेजें, ताकि वो जो यहाँ पर वेल ग्रेजुएट टीईटी पास करके, बीएड करके, बीटीसी करके, वेल ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग करके अच्छे से जो टीचर आए हुए हैं उनसे सब शिक्षा ग्रहण किया जाए। वहाँ इंटर पास करने के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगते हैं, उनके अपेक्षा क्या यहाँ सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी लोगों को? आप अपनी राय इस बात पर ज़रूर रखिएगा। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।